पिछले एक महीने से ज्यादा समय से मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते भारत का बासमती चावल निर्यात खासा प्रभावित हुआ है। कंसाइनमेंट्स के अटकने और पेमेंट्स के फंसने के साथ ही फ्री ट्रेड्स के बढ़ने से निर्यातकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद चावल निर्यात पर से संकट के बादल जल्द ही हट जाएंगे, क्योंकि अमेरिका और ईरान ने 2 सप्ताह के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। इससे भारत के बासमती समेत अन्य वस्तुओं का निर्यात खाड़ी देशों को हो पाने की उम्मीद जगी है। सीज फायर के ऐलान को लेकर चर्चाओं के बीच एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपिडा ने भारत के चावल निर्यातकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस वर्चुअल मीटिंग में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीटिंग की शुरुआत में एपिडा के चेयरमैन IAS अभिषेक देव ने सभी का स्वागत करते हुए चावल निर्यात के मद्देनजर वर्तमान परिस्थिति पर अपनी बात रखी। गुड आफ्टरनून यस सर, वेरी वेल ऑडिबल। तो मेरा बेसिकली मीटिंग कॉल करने का यही मकसद था कि थोड़ा सा जो कल अभी ये उम्मीद लग रही है कि शायद होर्मुज की स्ट्रेट खुल जाए, तो हमारा जो मूवमेंट है चावल का रेगुलर पोर्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। बट उसके सेम टाइम पर मतलब एक कल हमने एक वीसी करी सोहार पोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ भी। जैसे आपको पता, आप अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो सोहार पोर्ट जो ओमान की है वो होर्मुज स्ट्रेट से पहले है, तो उन्होंने अपना ग्रीन चैनल खोला हुआ है विद UAE। तो वहाँ पर भी आप अपना जो राइस है उसको आप भेज सकते हैं, जो कि आगे बॉन्डेड कंडीशन में जबेल अली ट्रांसशिप हो जाएगा। तो हमें वो वाली फैसिलिटी भी नज़र में रखनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए और आगे कोई परेशानी ना आए। बट अगर कोई आगे प्रॉब्लम आती है तो सोहार पोर्ट पे भी हमें उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। कल हमने उनके पोर्ट अथॉरिटीज़, जो भी उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन सबसे हमने वीसी करी थी, तो उन्होंने ये बताया था कि वो बिल्कुल इसमें हमारी मदद करेंगे और जो भी वहाँ पर पोर्ट के चार्जेस वगैरह हैं उनको बिल्कुल वो लोग रीजनेबल रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मेरा ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है कि अगर ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है तो राइस एक्सपोर्ट्स को फिर से बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर अगर कुछ भी हमें विजिट करने हैं, डेलीगेशन विजिट्स करने हैं या कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर करना है, तो वो भी हम पूरा पीडा की तरफ से करने के लिए तैयार हैं। हमें मिनिस्ट्री का भी पूरा सपोर्ट है, तो हम लोग आपके इसमें वैल्यूबल सुझाव इसमें चाहेंगे कि इसमें कोई भी आप बताएं आगे क्या करना है यहाँ पर। और कोई आपको अगर अगर अभी भी कोई कंस्ट्रेंट आ रहा है, शिपिंग लेवल पे कंस्ट्रेंट्स लोगों के जरूर होंगे, माइक्रो लेवल पे होंगे कि डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं मिल रहा होगा या फिर अभी भी माल फंसा होगा, तो हमने वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को वो सारे डिटेल्स दे दिए हैं। धीरे धीरे करके वो इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, बट जरूर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके आज की डेट में भी वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए होंगे। तो हम लोग फिर से उन इश्यूज को जरूर सबके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ हम उसको जरूर टेकअप करेंगे। आज शाम को भी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की हमारी मीटिंग है, उस पर भी इसको हम टेकअप कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना इसमें सुझाव रखें, हमें बताएं कि आगे एक्सपोर्ट्स को फिर से स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वहाँ पर ओवरऑल वे में ना इफेक्ट हो और इम्पैक्ट आगे और बढ़े। एपिडा के चेयरमैन IAS अभिषेक देव ने अपनी बात रखने के बाद निर्यातकों से एक्सपोर्ट को स्टेबलाइज करने के मद्देनजर उनकी राय मांगी। इस पर वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा ले रहे IREF के सेक्रेटरी कनिष्क मनचंदा, IREF के एक्टिंग प्रेसिडेंट राजीव सेठिया और IREF के DG ने अपनी अपनी राय पेश की। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वर्चुअल मीटिंग में भाग ले रहे अन्य निर्यातकों तथा राइस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी अपनी अपनी राय पेश की। सर नमस्कार। सर, ये एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी आ रही है, एक हमारा EIC जो हम RCAC लेते हैं उसमें EIC की मैंडेटरी कंडीशन है, जो आगे बढ़ाने का समय बताया गया था कि इसको बढ़ा दिया जाए।
क्योंकि ऐसी कंडीशन में EIC के पास बहुत लोड होगा और वो करवा पाना इम्पॉसिबल है। इराक के लिए, टर्की के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए, इनको गल्फ के लिए तो इमीडिएटली हटा देना चाहिए। आप एक ऑफिशियल हमें इस पे एक लिख के दे दीजिए, एक ऑफिशियल मैं दे लिख कर दे दीजिए। ठीक है सर। और एक दूसरा मैटर ये है कि सर RCAC की जो हमारी डेडलाइन है वो 45 डेज की है, जबकि शिपिंग बिल एक्सटेंड हो जाता है 30 डेज के बाद। और ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में RCAC को भी 45 डेज से एक्सटेंड करने की परमिशन मिलनी चाहिए। Sir, I'm Rajiv Sethia, lad here with Kanishk. It's very simple. For Basmati export, your RCAC is there, certificate, means it's meant for export, and cargo is sent to the port, and shipping bill is made out. So shipping bill and your document, and the difference is it is put on the board vessel or below the vessel. That is only the issue. So if it is put on the board, so it's eligible for ECGC claim, but if it is not on the ship, it is not. So it is very unfair with the exporter. This is the war time, and there should be some dilution in their actions. And one more thing about Basmati, I have to say, I've heard Fasai has made tricyclazole 0.02. It was 2 ppm, 3 ppm in Fasai. So as to why they have made it 0.02. And thirdly, I would say that this Middle East is the tough part. It will take time to settle down and resume. A lot of things have happened. So we should look to the other part of the world for promotion of our basmati rice. थोड़ा सा ECGC का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ECGC में जैसे डाइवर्सन के लिए होता है प्रोविजन सर, वो मिल जाए तो सर काफी इजी हो जाएगा। और दूसरा सर, जैसे हमने एक आपको रिक्वेस्ट किया था सर कि एक एडवाइजरी जो चाइना एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी 19-20 लोग हैं, हमने एक मीटिंग किया था और उसमें एक एडवाइजरी ये चाह रहे थे सर कि GMO क्लॉज लगा के ही RCAC इशू हो जाए कि लोड पोर्ट रिपोर्ट इज फाइनल रिपोर्ट। एक हमारा इसमें सर सजेशन है हट के GCC से इस वक्त पे, जैसे फिलीपींस जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ राइस है, अबाउट 4 मिलियन टन दे आर इंपोर्टिंग, और हम लोग का वहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल मार्केट शेयर है। तो इसमें सर एक एपिडा से पहले भी डिस्कस हुआ था एक बार कि अगर इसको पुश किया जाए थ्रू आवर एम्बेसी दैट देयर शुड बी सम एलोकेशन फॉर इंडियन राइस आल्सो, अदरवाइज द एंटायर शेयर गोज टू वियतनाम और सम थाईलैंड एंड सम पाकिस्तान। तो इसमें सर हम लोग का थोड़ा सा एफर्ट अगर होगा तो इन दिस ट्रबल टाइम्स आल्सो देयर कैन बी ए other routes where we can sell rice. For the countries which are not affected by war, for instance, Sudan, Egypt, Australia, shipping lines are charging $2,000 per container for these destinations also, and we are compelled to pay, and we have paid it. What is the solution to that? These are not at all affected. Shipping lines are minting money out of the war surcharge. They are not naming it war surcharge, but they are charging it. जाहिर सी बात है कि ईरान के साथ ही मिडिल ईस्ट के कई देशों को बासमती के शिपमेंट्स में रुकावट से निर्यातकों को काफी घाटा हुआ है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में अब जैसा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है तो सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द चावल निर्यात को फिर से शुरू किया जाए, ताकि पिछले कुछ दिनों में निर्यात में आई बाधा से एक्सपोर्ट फ्लो पर जो प्रभाव पड़ा है उसकी भरपाई हो सके।